इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ में शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, आदमपुर विधानसभा का अभी चुनाव होना है। आने वाली 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 6 नवंबर को नतीजे आने। बात कर रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई जी की, जिन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। आदमपुर विधानसभा की सीट की बात करूँ, 52 साल से बिश्नोई राज कर रहे हैं। यानी पहले भजनलाल जी थे, बीच में उनकी माँ जश्मा पत्नी और साथ में कुलदीप जी। कंटिन्यू 11 बार विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की। अब की बार 12वीं बार देखना कि वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। दूसरी एक बात और बता दूं आपको कि हरियाणा में 3 बार उपचुनाव हुए और तीनों जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनका गढ़ रहा है और दोनों बार अपने गढ़ बचाने में कामयाब रहे। बातचीत कर रहा हूँ मैं अपनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उसके बाद बातचीत कर रहा हूँ मैं देवीलाल जी की एलनाबाद सीट से। अभी जो बात कर रहे हैं आदमपुर विधानसभा की, तो हमारे साथ में महावीर प्रसाद जी, साथ में सोनी साहब, जयवीर सरपंच जी, साथ में मंडल के बड़े बड़े नेता भी हैं और उनसे जानेंगे आज चुनाव के बारे में और क्या क्या गतिविधियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की विचारधारा को त्याग कर बीजेपी की विचारधारा में आना कि कुलदीप जी के लिए अच्छा रहेगा या उनको कितना सपोर्ट बीजेपी के जो पुराने वर्कर कर पाएंगे, उसी बारे में हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। बात करूं मैं आदमपुर विधानसभा की, आपका बात करूं मैं आपकी पूरी अच्छी, पिछली बार भी आपने 35,000 वोट लिए थे और 63,000 वोट के साथ में कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज की थी। और इस बार दोनों एक साथ आपका समीकरण आ रहा है, यानी कि आप भारी पड़ रहे हो। तो सर, आप सबसे बड़ी चुनौती किस नेता से मानते हो कि वो आपको चुनौती दे पाई इस रण में? देखिए, हम आज किसी आदमी को भी चुनौतीपूर्ण रूप से देख ही नहीं रहे, क्योंकि चुनौती तब हुआ करती है जब किसी का कुछ आधार दिखाई दे जी। यहाँ जैसे आपने खुद ने बताया, चाहे भजनलाल जी का प्रेम रहा है जी, उन्होंने इस इलाके की सेवा की है। कुलदीप बिश्नोई जी ने, उनकी माता जी जश्मा देवी जी ने इस इलाके को अपना इलाका मान के सींचा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के रूप में जो काम करता है जी, और नीतियों के हिसाब से चल रहा है जी। पिछले चुनाव में थोड़ा खिलाफ थे जी, तो बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी जी। आज वो सारा का सारा कार्यकर्ता जब कुलदीप जी के साथ लगेगा जी, तो चुनौती रह कहाँ गई जी। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ किसको हम चुनौतीपूर्ण रूप से देख रहे हैं जी, मुझे लगता ही नहीं कोई चुनौती दे पाएगा जी। सर, बातचीत मैं करूँ परिवारवाद की जी। परिवारवाद से बीजेपी का हमेशा ही संगठन में कहा जाता है कि परिवारवाद के खिलाफ है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपने भी एक परिवारवाद बीजेपी को दे दिया आदमपुर में? देखिए, राजनीति के अंदर जन आकांक्षाओं को और जन अपेक्षाओं को जी दरकिनार करके एक तरफ नहीं चला जा सकता जी। जनता की भावना है, जनता इनसे जुड़ी हुई है जी। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति को साथ लेके चलने में अपने को गुरेज नहीं करती। इसलिए जो भी जनता की सेवा करना चाहता है, आदमी ठीक हो और निष्ठापूर्वक पार्टी के अंदर रह के काम करना चाहता हो और जनता चाहती हो, तो उसको साथ लेके चलने में दिक्कत क्या है। दूसरी बात करूं सर, आपके पुराने साथी रहे सत्येंद्र, जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, साथ में सुखबीर डोडी जी, साथ में एक रोनालिया जी जो अभी साथ में कैप्टन आपको पता है छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी भी एक आकांक्षा थी कि 10-12 साल से वो भी काम करे तो उनको भी सीट मिले? देखिए, ये आकांक्षा उनकी पिछले बार भी थी जी। आपको लग रहा मौका प्रस्ती? नहीं, मैं मौका प्रस्ती नहीं कहूँगा। इच्छाएं हुआ करती हैं, इच्छाओं के ऊपर कुछ फैसले आदमी लेता है, वो उनके निजी फैसले हैं। मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं करना चाहता, वो हमारे साथी रहे। गलतफहमी कई बार हो जाया करती है कि अगर ऐसा करें शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन सारे हालात को देखते हुए अगर कहीं कुछ बन पाता, जिन जिन के आपने नाम लिए हैं सब लोगों को लगभग मौका मिल चुका। एक बार मौका था, मिल चुका था। कहाँ खड़े हुए, पार्टी सत्ता के लिए चुनाव लड़ रही है। आज जनता की सेवा करने के लिए एक जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार उनको वह पूरा उतरे, तो जो सर्वोत्तम होगा उसको मिलेगा ना मौका। तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, संगठन के सिपाही होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि वो संगठन की साथ खड़े रहते। जिन लोगों ने उनको इतना मान सम्मान दिया, आज करण सिंह रानोलिया जी जब टिकट मिली तब उससे पहले क्या थे?
चेयरमैन नहीं बने थे उससे पहले क्या थे, सुखबीर डूडी भी वो चेयरमैन रहे हैं। सुखबीर डूडी जी भी चेयरमैन रहे। जी। पार्टी ने उनको सम्मान दिया, जी। पार्टी ने उनको सम्मान दिया, और पार्टी ने सम्मान दिया तो कोई गलत नहीं किया था। लेकिन आज अगर वो पार्टी से कुछ और ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो या तो कुछ ऐसा करके दिखाते, जी। तो सम्मान उनको कमी थोड़ी रहती। अभी भी समय था ना, जी। इस चुनाव के अंदर आप ऐसी एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री करके दिखा देते, एक तरफा चुनाव करके दिखाते, उसके भागीदार आप रहते, श्रेय आपको मिलता। जब कुछ मिलता तो चाहे भजनलाल जी के परिवार को कोई चेयरमैन से थोड़ी खुश करना था, जी। ये सारे कार्यकर्ताओं में बंटनी थी। जी। तो ये इन कार्यकर्ताओं को और दोबारा मौका मिलता। जी। तो इतना उतावलापन होने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं किसी आदमी ने उनको भ्रमित किया है। जिन्होंने भ्रमित किया ये उनकी जिम्मेदारी है। हम आज भी मानते हैं वो लोग ठीक थे, लेकिन कितना भी सियाना आदमी हो और भीड़ में चला जाए तो जेब कतरा जेब काट लिया करता है। तो वो नासमझ नहीं है, लेकिन वो जेब कतरे की अपनी कलाकारी है। तो इसलिए नासमझ नहीं कहते उनको, वो आज भी हमारे साथी हैं। और अगर सही ढंग से वो अपनी गलती को एहसास करेंगे तो देर सवेर वो फिर आ जाएंगे। दूसरा मैं बात करूँ सर किसानी की। जी। किसान बालसुन में काफ़ी बड़ा एक आंदोलन हुआ, 3 बार आंदोलन किया। और लोगों की एक खशक है कि जो कुलदीप बिश्नोई जी थे, ठीक है आप बोल सकते हो उनको कि वो विपक्ष में थे, लेकिन वो थे विधायक और वो उनके घी से कभी आए नहीं। एक बार आए थे तो उन्होंने मात्र 11,000 का उनको एक योगदान दिया था, जिन्होंने किसानों लेना। ये जो मामले हैं ये उस समय के हैं जब कुलदीप जी हमसे दूर थे। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान के हित की बात, किसान के हित के बिल बनाए थे और उसका सीधा सीधा उन्होंने, जब लोगों ने विरोध किया तो उसको वापस भी ले लिया। लेकिन आज भी देखिए, पिछली बार फसल आई, फसल जहाँ ज़्यादा मूल्य मिलना था वहीं बिकी। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि किसान की हालत, आर्थिक हालत सुधरे, उनको ज़्यादा पैसा मिले। व्यवस्थाएं उन्होंने फिर भी ऐसी की कि किसान को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नहीं दे पाई जनता को। मैसेज कई बार क्या होता है, दुर्गंध जो है वो अक्सर ज़्यादा जल्दी फैलती है और खुशबू जो है बहुत जोर से करीब आने पे आया करती है। बताऊं, हमने कुल जो किसान नेता राकेश टिकैत का भी हमने इंटरव्यू किया था और ये बात रिटर्न में भी है, मतलब लिखित में और बयानों में। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि किसानों की आयु में 2022 में दूनी कर दूंगा। 3 महीने बचे हैं, दूनी हुई नहीं। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, जो रास्ता उन्होंने अपनाया था, अगर किसान उनको समर्थन देते, उनके साथ चलते, तब बढ़ती, डेफिनेटली बढ़ती। और आज भी जो जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी किसान हित के काम कर रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले कभी फसल खराब हुआ करती, कितना मिलता था मुआवजा, क्या मिलता था? आज किसान को मुआवजा कितना मिल रहा है? किसान के हित की बात करना एक अलग बात, किसान के हित का काम करना अलग बात। किसान की फसल का बीमा किसने शुरू कराया? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आप अंदाज़ा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही किसान का, मजदूर का, गरीब का, हर आदमी का, अंत्योदय की स्कीम के ऊपर भी अगर आदमी कोई काम कर रहा है तो आज वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, उनकी सरकारें कर रही हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क में उनका नहीं कर पाए, उसके अंदर जनता का सहयोग भी ज़रूरी है। जिनके लिए काम किया जाए वो कम से कम साथ तो खड़े हों। तो इसलिए ये सब कुछ होता, बेटर वैरायटी के सीड्स दिए जाते, उनको ये बताया जाता कितने एरिया के अंदर कौन कौन सी। अब आपने ज़मीन की हेल्थ कार्ड सुना था कभी? किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये किस लिए थे? किस ज़मीन में किस पानी के साथ कौन सी फसल बढ़िया हो सकती है जिसका बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य ज़्यादा मिल सके, तभी तो बात होगी। अगर आप कुएं के मेंढक बन के ही सोचो कि सारा समुद्र यहाँ दिख जाएगा, नहीं होगा। किसान को भी उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लाने का काम करने वाला काम जो था वो 3 कानूनों में था। किसी की ज़मीन जाने वाली नहीं थी। लेकिन नहीं, बोल रहा हूँ कि इसका मतलब मैसेज सरकार नहीं कन्वे कर पाई किसानों को। मैसेज नहीं है, मैसेज सरकार ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। अगर ज़बरदस्ती करना चाहती तो बात कुछ और होती। सहयोग लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करती, वो सहयोग लेती। वो किसानों से सहयोग चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि समय समय शायद समझ ही जाएँ। लेकिन उस समय दुष्प्रचार इतना ज़्यादा हो गया, जो जहाँ बैठ गया, और अपने तो सीधे साधे लोग होते हैं, किसान सीधा साधा होता है, जो चला गया और वहाँ जाके बैठ गया तो लोग, वहाँ भी राजनीतिक आदमी पहुँच गए थे ही ना। आपके सामने आपने खुद कहा
टिकैत जी चुनाव लड़े, क्या पोजीशन आई? मैंने उनसे किसी नहीं, किसान मूवमेंट के लोग जितने भी थे पंजाब में चुनाव लड़े, क्या पोजीशन रही? अगर वो जनता से जुड़े होते, अगर किसानों के हित की बात कर रहे होते और किसानों को उनका अपना मानते, तो वहाँ वो जीतते। क्यों नहीं जीते? नहीं, मैंने उनसे बात, लेकिन वो उस समूह को संबोधन करने के लिए वो नेता बने और गुमराह किया। जी। दूसरी बात करें सर शिक्षा की। जी। अभी बात कर रहा हूँ, नियर बाई गाँव है, बुढ़ा उसमें अध्यापक नहीं है, बंडेडी में भी ये बातचीत चल रही, साथ में आपको पता ही है हेरमपुर में वहाँ पे धरना चल रहा है। और अभी कुलदीप जी ने आपके आगे बोला कि मैं ये स्कूल बंद नहीं होने दूंगा। तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा विफल साबित हुई है? एक बार उनको बंद करना पड़ रहा है, उनका ही विधायक ही बोल रहा है कि मैं उनको दोबारा चालू कराऊंगा। देखिए, बीजेपी किसी भी चीज़ को प्रेस्टीज इशू बना के नहीं लेती। अगर जो चीज़ ठीक लग रही है उसको दुरुस्त करने में कोई शर्म नहीं है। आप देखिए प्राइवेट स्कूल के अंदर बेटर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाह देख लीजिए और सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह। एक मिनट, मैं निजीकरण की बात नहीं है। आप तथ्यों को शब्द दूसरा ना दीजिए, नाम दूसरा ना दीजिए। मेरा आपसे आग्रह है, हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश के आने वाले नौजवानों के लिए, इस देश के भाग्य विधाताओं के लिए बेटर फैसिलिटीज़ एजुकेशन में और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए जो काम कर सकते हैं वो चीज़ें पॉसिबल हैं, वो उनको देना चाहते हैं, सरकार देना चाहती। सरकार पैसा भी ये नहीं है, अगर स्कूल में कहीं बच्चा ही नहीं है और वहाँ स्कूल है, टीचर की कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है एक की, तो वही बात करना, मैं वही कह रहा हूँ, वो तनख्वाह वेस्ट हो रही है। अब प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाएगा उसको सरकार पैसा देगी। प्राइवेट स्कूल वाला अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन बच्चों को भी पढ़ाएगा और वो पढ़ा रहे हैं। मुकाबला अब इस बात का होगा, अगर कोई सरकारी स्कूल के अध्यापक मेरी बात सुन रहे हैं अन्यथा ना लें, वो इस बात को चुनौतीपूर्ण तरीके से क्यों नहीं लेते कि हम अपने स्कूल के बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि ये प्राइवेट स्कूल वाले देखते जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे दूसरों के क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप उस लेवल की पढ़ाई देना ही नहीं चाह रहे। आप स्कूल की नहीं, सरकारी स्कूल की सरकारी तनख्वाह को सीट पास करके आपको पता अध्यापक लगता है। और जहाँ तक बात करूँ प्राइवेट स्कूल की, तो 12वीं पास ही पढ़ाते हैं। देखिए बात सुनिए, फिर वही बात आती है, सच्चाई को सुनना नहीं चाहता, सच्चाई बर्दाश्त नहीं है। गलती किसकी है? आम जनता की होगी फिर। नहीं, जो पढ़ाने वाला है उसकी। वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं कर रहा। जनता क्या करेगी? वो बोल रहा कि मेरे पास एडमिशन आप लेके आइए, हैं फैसिलिटी दीजिए। किस चीज़ की फैसिलिटी चाहिए? फैसिलिटी जैसे कि अभी हमने बात गांव बांडेडी में देखा था। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह लगा दी और रिजल्ट भी 93% है। ऐसा नहीं है कि बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूल का, 93%। हाँ, तो फिर उसको बंद थोड़े होने देंगे? उसमें से 4 टीचर निकाले इस बार। देखिए बात सुनिए, ये कंप्यूटराइज सिस्टम किया था ताकि सेक्रेटरीट के चक्कर ना लगाने पड़े। अपनी इच्छा के अनुसार जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ अगर टीचर चला जाएगा, मन से पढ़ाएगा। हम टीचर की इच्छा और उसकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहते हैं, उसी के साथ साथ हम उसकी जिम्मेदारियां का एहसास भी दिलाना चाहते हैं। दूसरी बात करूँ सर, सोनाली फोगाट जी 8 साल से आपके बीच में रही, अभी वो इस दुनिया में नहीं रही। और सुनने में आ रहा है कि उनकी बहन रुकेश ढाका चुनाव मैदान में आ रही है। तो एक आपका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा जो कार्य करता हूँ, तो 8 साल उनके साथ रहें कि उनका हम साथ दें, ऐसा सोचा थोड़ा सा? देखिए बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम शुरू किया। सबसे पहले मेरे साथ उन्होंने काम किया क्योंकि उनका जो मायका है वो रतिया विधानसभा का हिस्सा है। मेरे साथ उन्होंने फतेहाबाद काम करना शुरू किया था। पार्टी ने उनके काम को देखते हुए कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने काम किया उनको मौका दिया, उन्होंने यहाँ पे काम किया। अनहोनी ऐसी हो गई, वरना क्या पता क्या होता, हालात क्या पता क्या होते। इसलिए उन्होंने जितना अपनापन दिखाया, कार्यकर्ता उससे कोई मुंह फेर के थोड़ा खड़ा। आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, वो नहीं है उस बात का दुख है हमें, लेकिन इसमें पार्टी का तो कहीं कोई दोष नहीं ना। नहीं, पार्टी का नहीं बोले, एक सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा, सॉफ्ट कॉर्नर होना अलग बात है। लग रहा कि वो भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए अब ये तो वो क्या करें, नहीं ये तो वो क्या करें। आज भी उन्होंने जो सभा की है उन्होंने धन्यवाद सभा की है और बीजेपी का सिंबल लगाओ। अगर आपने नहीं देखा तो उनका पोस्टर देख लीजिए। कुछ लोग हैं वहाँ पे, मैंने बातचीत की थी उनसे। ऐसा देखिए, सारी दुनिया एक भाषा नहीं बोला करती, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हम सब लोगों के सम्मान करते हैं, हर आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, इसलिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इतना विश्वास रखते हैं
कि जो भारतीय जनता परिवार में आ गया, जी। वो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर जो आ गया, वो इसका साथ छोड़ कर नहीं जाएगा। सबसे अंत में एक बातचीत करेंगे सर, लोकल आदमी की। सोनाली फोगाट जी थी तब भी ये दिक्कत थी, मुनीष जी हैं साथ में, काफ़ी 35 साल से बीजेपी में। जी। इस एरिया का, बालसुंद एरिया का कोई भी आदमी अभी तक ऐसा एक नहीं आया कि उनकी जो प्रॉब्लम सुन सके, यानी उनकी मुद्दे से बातचीत के बारे में बता सके, पानी के हो, बिजली का, सब समस्या। बिल्कुल आपकी बात ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि कुलदीप जी के आने के बाद थोड़ा जो संगठन का भी विस्तार हो रहा है, तो यहाँ का एक लोकल आदमी जैसे बालसुंद एरिया के जो 19 गाँव आते हैं बागड़ के, उनका एक आदमी दिया जाए जो रात दिन उसकी समस्याएं सुन सके। अभी कुलदीप जी को टाइम नहीं मिलेगा, आपको पता बड़ा इलाका है, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से हर बार आना भी मुश्किल हो आप जाता है। चिंता क्यों करते हो? भारतीय जनता, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, 2 से लगे और कहाँ तक पहुँच गई, इस इलाके को अछूता नहीं छोड़ेगी। यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है, जिम्मेदारियाँ पार्टी ने देनी है। विधायक का काम विधायक करेगा, मंत्री का काम मंत्री करेगा, मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन इस इलाके की सेवा के लिए जो टीम नहीं बनेगी उसका रिजल्ट देखना। बनेगी अभी चुनाव आ जाने दो, उसका रिजल्ट चुनाव में देख लेना आप। इससे पहले आज भी देख रहे हो आप भी साथ ही थे। आज भी जो नहीं जो जिम्मेदारियां लग रही हैं, बूथ स्तर के ऊपर भी पन्ना प्रमुखों तक की हम लिस्ट बना रहे हैं जी। जो पन्ना प्रमुख बनेंगे, आप क्या सोचते हैं उनमें से क्या आदमी अच्छे नहीं निकलेंगे? जो काम करने वाला होगा यहाँ रुद्री के लालों को मौका मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत। जैसे कि महावीर प्रसाद जी से बातचीत की और एक उन्होंने वादा किया कि इस बार एक लोकल, यानी कि उनके बीच का एक आदमी उनको दिया जाएगा ताकि उनकी दिन रात जो समस्याएं वो सुन सके, क्योंकि जो विधायक साहब हैं जो उनका निवास स्थान है दिल्ली में, तो अप डाउन करना, यानी कि ब्याह शादी हो या कहीं किसी के पास बैठना हो तो आना मुश्किल हो जाता है, और या किसी का पर्सनल काम हो या किसी का कचहरी का है या कोर्ट का है या किसी छोटी जगह पर तहसील में जाना होता है, तो उस काम के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाएगी जो कि हर बार हर गांव में जाके जो गाँववासी हैं या किसान उनकी बातें सुनेगी और उनका समाधान करेगी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।